जय हिंद साथियों, मैं राजू सर आपके अपने एलएसपी उस्ती के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th के पहले चैप्टर के दूसरा वीडियो देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बात किए थे। आज हम रासायनिक संयुग के नियम के बारे में बात करेंगे। रासायनिक संयुग के नियम में पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है निश्चित या स्थिर अनुपात के नियम, तीसरा है गुणित या बहुल अनुपात के नियम और चौथा है व्युत्क्रम अनुपात के नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इस नियम को लेवाजियर ने 1744 ईस्वी में दिया था। इसके अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। अन्य शब्दों में ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्यमान की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे इसके विवरण में कुछ भी परिवर्तित हो जाए। नोट, इसको केवल प्रयोग विधि द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। यह नियम अभिक्रिया में झलके, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। मेरा कहने का मतलब है, आप लोग भी 9th क्लास में भी इस नियम को पढ़े होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम यह बतलाता है कि पदार्थ के जो द्रव्यमान होते हैं वो अभिक्रिया के दौरान बदलते नहीं हैं, बल्कि संरक्षित रहते हैं और परिवर्तित रहते हैं। इसे हम ओनली प्रयोग विधि द्वारा ही सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बीकर है जिसमें यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट का ये विलयन है, सोडियम सल्फेट का विलयन है, और एक यहाँ पर एक ट्यूब है जिसमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है। सपोज कीजिए जब ये कैल्शियम क्लोराइड Na2SO4 में नहीं मिला है, तब हमने इसको वेट किया तो सपोज दैट इसका वेट आया 300.23 ग्राम। अब इसमें हम इस ट्यूब को खोल दिए तो ये रिएक्शन करके बनाएंगे Na2SO4 प्लस CaCl2 के बीच जब अभिक्रिया होगी तो ये बनाएगा, यहाँ से कैल्शियम निकलेगा और यहाँ से SO4 कैल्शियम, यहाँ सल्फेट और प्लस यहाँ बनेगा NaCl। अब इस प्रोडक्ट जो बना इसका जब हम वेट करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यह 300.23 ग्राम ही आया। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम ओनली प्रायोगिक विधि द्वारा ही सिद्ध कर सकते हैं। यह बात अभिक्रिया में झलके, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है H2O। इस अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं। यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, अभिक्रिया संतुलित है। देखते हैं क्या दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है। इस बात को दर्शाने के लिए हमने इस अभिक्रिया को संतुलित किया। फिर हम इसके परमाणु द्रव्यमान को देखते हैं तो ये 2 और यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु है 1 और गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, 16 गुणे 2। तो हम देखा हमने यहाँ पर कि 2 गुणे 2 यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 16 दूनी 32, तो ये आपका आ गया 36 ग्राम। ठीक इसी प्रकार इसको प्रोडक्ट को देखते हैं तो ये 2 सबके साथ है तो 2 इसे इंटू में रख लेते हैं। 2 और ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। फिर हम यहाँ देखते हैं 2 गुणे और ये 16 दू 18 और फिर हमारा आ गया 18 दूना 36 ग्राम। तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, द्रव्यमान बराबर है। अर्थात जब भी हमें ये बात सिद्ध करनी हो कि क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पदार्थ के द्रव्यमान जो होते हैं वह अपरिवर्तित रहते हैं, तो इसे ओनली फॉर हम प्रयोग विधि द्वारा ही हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। ये इस बात को दर्शाने के लिए अभिक्रिया को संतुलित किया जा सकता है। अर्थात हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम ये दोनों तरफ जिस तरह से हमने यहाँ पर किया, इस विधि से हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब भी हम इसे सिद्ध करेंगे तो प्रयोगी विधि द्वारा ही सिद्ध कर सकते हैं। इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैं एक बार फिर से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इसके अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और
न ही इसका विनाश किया जा सकता है। अन्य शब्दों में ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्यमान की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे इसके विवरण में कुछ भी परिवर्तित हो जाए। नोट, मैंने इस बात को यहाँ पर लिख दिया। इसको केवल प्रयोग विधि द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। यह नियम अभिक्रिया में झलके इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। और यहाँ पर उदाहरण मैं दे दिया हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल। फिर मैंने यहाँ पर लिखा, इस विधि से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को साबित नहीं किया जा सकता है, जो मैंने अभी यहाँ पर संतुलित करके किया है। इसे केवल प्रयोग विधि द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। यह नियम झलके इसलिए अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये भी है। दूसरे नियम को हम देखते हैं, निश्चित या स्थिर अनुपात के नियम। यह नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम है प्राउस्ट, और ये 1799 ईस्वी में नियम का प्रतिपादन हुआ। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक का संघटन का निर्माण विधि पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी भी यौगिक में उसके तत्वों के अनुपात हमेशा निश्चित होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसके निर्माण विधि पर कोई भी प्रोडक्ट अभिक्रिया के दौरान जो बनता है वह किस विधि से बनता है यह बात डिपेंड नहीं करता है। हमेशा उस यौगिक में परमाणुओं का भार के हिसाब से जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। जैसे जल किसी भी विधि से बना हो, H2 + O2, ये अभिक्रिया हुआ, बना H2O। मैंने इस रिएक्शन को यहाँ पर संतुलित कर दिया। तो ये जो जल बना, ये जल किसी भी विधि से बना हो और ये किसी भी स्रोत का हो, नदी का हो, नाले का हो, पोखरा का हो, किसी भी स्रोत से जल प्राप्त हो और ये किसी भी विधि से बना हो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा ही स्थिर होता है। अगर परमाणु भार के अनुसार देखें तो 1/2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16, तो यह हो जाएगा 2:16, तो सरल अनुपात हो जाएगा 1:8। ये अनुपात जल में हमेशा स्थिर होता है, चाहे वह जल किसी भी स्रोत का हो, चाहे वह कहीं से जल लाए, यहाँ पोखरा से लाए, नदी से लाए, कुआं से लाए, दिल्ली से लाए, इंग्लैंड से लाए, कहीं से भी लाए, वह उस जल में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वह भार के हिसाब से 1:8 ही होगा। इसी बात को यहाँ लिखा गया है और यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर दर्शाया है, आप देख सकते हैं। अब हम तीसरा नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण, गुणित या बहुल अनुपात के नियम। इस नियम को वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1804 ईस्वी में दिए थे। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व ए तथा बी संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो बी के भार जो ए के निश्चित भार से संयोजित होते हैं पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। मेरा कहने का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा। देखिए, मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, H2O बना दिए। दूसरा ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, जैसे H2O2 रिएक्शन करके बनाते हैं H2O2, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने इस बात को लिखा है, यहाँ पर एक लाइन देखिएगा, यहाँ पे जब दो तत्व ए तथा बी संयोजित होते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो बी के भार जो एक निश्चित भार, यहाँ ए का देखिए, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो ए मतलब हाइड्रोजन, बी मतलब ऑक्सीजन, तो ए का एक निश्चित भार है तो 1/2 इस, और यहाँ देखिए अनुपात हम दे सकते हैं इसको 16, तो ये देखिए ये हो गया आपका 2:16 अर्थात हो गया 1:8। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी देखिए इसका अनुपात एकदम स्थिर है, निश्चित है, 1:8 एकदम निश्चित है। देखिए 1/2 अनुपात यहाँ 16 हो जाएगा और 2:16 अर्थात 1:, सॉरी यहाँ 16 नहीं होगा, 16×2 होगा, 16×2 हो जाएगा तो 16×2 = 32 हो जाएगा। तो देखिए ये
यहाँ पर आया 8 और यहाँ आया 32। तो B का जो अनुपात है वो एक सरल अनुपात है। आप देख सकते हैं B का अनुपात 8:32, अर्थात इसको भी 8:32। तो इसको भी देखते हैं, तो इसको भी देखते हैं हम। तो यहाँ पर इसमें इसका आया था 16, तो इस अनुपात 1:8 और यहाँ पर आया था 4। तो 8:4 तो 8×4 = 32, तो 1:4 यहाँ 4। तो ये एक सरल अनुपात आया है जो पूर्णांक के रूप में 1:4 एक पूर्णांक के रूप में आया हुआ है। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया। दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होता है, तो दो स्थिति बनती है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो एक देखिए बी का भार ए के निश्चित भार, तो ए मान लीजिए मेरा कार्बन है, बी मान लीजिए कि मेरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ए का परमाणु भार मान लीजिए कि मैंने यूज किया कार्बन 12 का, तो यहाँ इसका 12 हो गया और इसका ये 16 हो गया। फिर यहाँ देखिए बी का यहाँ पर 12 ही है और इसका आपका हो जाएगा 16 दूना के 32 हो जाएगा। तो देखिए फिर हम देखते हैं यहाँ, तो ये इसका जो अनुपात है बी का अनुपात 16:32, अर्थात 16 दूनी 32, 1:2 होता है। तो ये भी एक सरल अनुपात है, और पूर्णांक के रूप में है। तो यही बात दर्शाता है गुणित या बहुल अनुपात के नियम को। तो हम चौथा नियम की ओर बढ़ जाते हैं। ये नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस वैज्ञानिक का नाम है रिटेज। 1799-94 के आसपास में मतलब इसी वर्ष के बीच में इस नियम का प्रतिपादन हुआ। इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भार से अभिक्रिया करते हैं, तो वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणज होते हैं। अर्थात अभिक्रिया के अनुसार हम देखें, उदाहरण के अनुसार देखें, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर उदाहरण पहले से ही लिख चुका हूँ, यहाँ पे 12:32। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो मैंने स्थिर रखा, कार्बन 12 लिया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैंने अनुपात लिया, तो यहाँ पर आया 4:32, अर्थात इसे सरल अनुपात में देखेंगे तो 1:8। तो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें दोनों में से अनुपात देखा तो 1:8 है। ये परस्पर जब अभिक्रिया करते हैं, मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O बनाए, तो इस स्थिति में भी हम देखते हैं तो इसका भी अनुपात आता है 1:8। अर्थात ये अगर किसी स्थिर तीसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है, तो इस दौरान दोनों का ये जो अनुपात आया और ये परस्पर आपस में जब क्रिया किया, इसके जो अनुपात आता है सदैव ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही बात दर्शाता है गुणित अनुपात का नियम। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इसका अगला भाग मोल संकल्पना के बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। बाय बाय।